शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। दिल्ली धमाके में अब तक 15 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी। इस धमाके के पीछे डॉक्टरों का एक आतंकी नेटवर्क सामने आ रहा है और इन्हीं में एक डॉक्टर उमर ने एक सुसाइड बॉम्बर की तरह काम किया। अब इस घटना से पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर डॉक्टर उमर आत्मघाती हमले की वकालत करता दिख रहा है। करीब 80 सेकंड के इस वीडियो में उमर सुसाइड बॉम्बिंग को जायज ठहराता दिख रहा है। करीब 80 सेकंड का वीडियो, दर्जनों सवाल। मौत से पहले उमर का संदेश। उमर ने कहा आत्मघाती हमला जायज। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. डॉक्टर उमर नबी ने 10 नवंबर को दिल्ली में कार धमाका किया। पहले कहा गया कि धमाका एक हादसा था, फिर ये कहा गया कि जल्दबाजी में धमाका हो गया। जांच जब आगे बढ़ी तो ये बात साफ होती गई कि ये एक आत्मघाती हमला था। एक सुसाइड बॉम्बर की तरह डॉक्टर उमर ने काम किया। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें डॉक्टर उमर सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता नजर आ रहा है। करीब 80 सेकंड के इस वीडियो में वो ये कहता दिख रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है, इसे वो शहादत से जोड़ता दिख रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि उमर क्या कह रहा है, फिर हम आपको इस पूरे वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम डिकोड करेंगे। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. सुना आपने, उमर कह रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग के खिलाफ कई तर्क पेश किए गए हैं, लेकिन अगर आप उमर की बॉडी लैंग्वेज देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बाहर से काफी शांत और संयमित दिखता है, लेकिन अंदर काफी बेचैन है। आप नोट करेंगे कि उमर बोलते हुए कैमरे से आंख नहीं मिला पा रहा है। वो कभी बाएं देखता है, कभी दाएं देखता है, कभी ऊपर देखता है, कभी नीचे। लगातार पलके झपका रहा है, कुर्सी पर हिल रहा है, एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ रहा है। सबसे बड़ी बात, उमर के चेहरे पर कोई भाव नहीं है, किसी तरह का डर, शिकन, दर्द, कुछ भी कहना मुश्किल है। इसके अलावा अब आप ये देखिए कि रिकॉर्डिंग कहाँ की गई है। उमर जहाँ बैठा है उसके पीछे एक अलमारी है, पास में कपड़े टंगे हैं। उमर के दाहिने एक टेबल रखी हुई है जिस पर सामान पड़ा है। अब उमर की आवाज, वो शानदार इंग्लिश में बात कर रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं कि जिनको वो संबोधित कर रहा है या जिनके लिए उसने वीडियो बनाया है वो पढ़े लिखे लोग हों। हो सकता है कि विदेशी लोग भी हों जिन्हें हिंदी या कश्मीरी नहीं बल्कि सिर्फ अंग्रेजी आती है। There are multiple उमर पूरी तैयारी के साथ बैठा है। उसने गले के पास एक माइक लगा रखा है जिससे आवाज बिल्कुल साफ रिकॉर्ड हो। लेकिन सवाल ये कि ये वीडियो कहाँ रिकॉर्ड किया गया? उमर का ये वीडियो किस दिन रिकॉर्ड किया गया, ये अभी जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं। उमर ने ये वीडियो अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में ही बनाया हो, ये संभावनाएं लग रही हैं।
ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी से पहले ये वीडियो बनाया गया था। उमर और मुजम्मिल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 में रहते थे। ये कहा जा रहा है कि किसी ऊपरी मंजिल के कमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि उमर ने वीडियो अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया। धमाके से करीब एक हफ्ते पहले वो अपने घर पुलवामा गया था। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद वापस जाते वक्त उसने अपना एक फोन अपने भाई को दे दिया था। जब मुजम्मिल, शाहीन और आदिल की गिरफ्तारी हुई तो उमर के भाई ने फोन पास के तालाब में फेंक दिया। जांच के दौरान उमर के एक फोन की लोकेशन शोपियां और एक दिल्ली में मिली। दोनों फोन स्विच ऑफ थे। आखिरकार उमर के भाई ने तालाब के बारे में बताया जहां फोन फेंका गया था। फोन का डाटा स्कैन करने पर उमर का एक वीडियो मिला जो कि आदिल डार के वीडियो जैसा था। वीडियो के आखिर में उमर कैमरे को खिड़की की तरफ मूव करता है, जिससे पता लगता है कमरा ऊपरी मंजिल पर है। सूत्रों के मुताबिक साथियों की गिरफ्तारी से पहले ही जब सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग की मीटिंग्स चल रही थी, उसी दौरान दूसरे युवाओं को इस्लाम के नाम पर ब्रेन वॉश करने के लिए उमर ने सुसाइड बॉम्बिंग को इस्लाम से जोड़कर ये वीडियो बनाया होगा। उमर इस्लाम के नाम पर आतंक के लिए सुसाइड बॉम्बिंग की बात कर रहा है, लेकिन इस्लाम के जानकारों का कहना है कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जो आतंकवादी हमले हैं या खुदकुश हमले, ये भी इस्लाम की रूह से नाजायज और हराम है। शरीयत कतन किसी इस तरह के इंसान को मारने, कत्ल-क़िताल, जंगो-जिदाल, लड़ाई झगड़ा, लफड़ा किसी एतबार से इजाजत नहीं देती है। शरीयत का नाम लेकर के जो लोग भी इस तरह के हमले कर रहे हैं, खुदकुश हमले कर रहे हैं, ये नाजायज है और हराम है। कि इस्लाम में ये सब चीजें जायज हैं और मैं जो कर रहा हूँ ये अल्लाह के बीच का सिलसिला है, वो भटका हुआ व्यक्ति है। इस्लाम में ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं है कि कहीं पर भी आतंकवाद की जगह हो। इस्लाम में किसी नाहक किसी व्यक्ति की जान लेने की कतई इजाजत नहीं है और इस्लाम खुद सुसाइड को हराम बताता है। तो ये व्यक्ति कौन, कहां से इसका दिमाग इस तरह से कर दिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये बात सामने आ रही है कि दिल्ली बम धमाके को आतंकी डॉक्टर ने किसी हड़बड़ी में अंजाम नहीं दिया था। ये बेहद सोची समझी और खतरनाक इरादों के साथ बुनी गई साजिश थी। ये वीडियो भी इसी साजिश का हिस्सा लगता है। मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो आतंकी उमर ने नया वीडियो जारी किया। ये वीडियो दिल्ली में हुए धमाके से ठीक पहले का बताया जा रहा है और इस वीडियो में जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो है उमर की बॉडी लैंग्वेज। जानकारों का कहना है कि बॉडी लैंग्वेज से इंसान के सोच के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। हमने एक एक्सपर्ट से इस मामले पर बात की, सुनिए। आतंकी उमर, वो आतंकी जिसने दिल्ली में लाल किले के सामने कार में धमाका करके सबको दहला दिया। इसके बहुत सारे कनेक्शन सामने आ रहे हैं, बहुत सारी लोकेशंस पर यह नजर भी आया है, लेकिन एक हाल ही में जो वीडियो इसका सामने आया है उसमें यह इस बात को कहीं ना कहीं बोलता हुआ नजर आ रहा है कि इसकी क्या वहां पर प्लानिंग थी। यह वीडियो आपको हम ध्यान से दिखाते हैं जिसमें आप देखिएगा कि यह कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और उस रिकॉर्डिंग में ये कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर रहा है जो अपने आप में इसकी मनोस्थिति को लेकर कई सारे सवाल खड़े करती हैं। हमारे साथ कपिल कक्कड़ साहब हैं जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं, कई सारी किताबें आपने लिखी हैं, पुलिस को ट्रेनिंग भी दी है। इनसे हम समझेंगे कि आखिर एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि डॉक्टर है पेशे से, वो इस तरह के कदम कैसे उठा लेता है। क्या कहीं ना कहीं ये संकेत यहां पर दे रहा था अपने आसपास के लोगों को जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी। जरा पहले वीडियो आप देखिए। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations. कपिल साहब हमारे साथ हैं। ये जो वीडियो है सर, क्योंकि आप बहुत अच्छे से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, वहां पर जिस टर्म का ये इस्तेमाल कर रहा है इसका क्या मतलब है, और एक पढ़ा लिखा इंसान इस तरह का कदम अगर उठाता है तो ये किस तरह की इसकी मानसिक स्थिति यहां पर नजर आती है? तो देखिए, मैं आपके दर्शकों के लिए पहले बता दूं, ये जो आपने वर्ड यूज करा मार्टर डेमोक्रेटाइजेशन, इसका क्या मतलब है? ये यहाँ पे प्रिपेयर्ड हो गया है कि मैंने अब मरना है। तो मार्टर डेमोक्रेटाइजेशन का क्या मतलब है कि मैं इसलिए मर रहा हूं
क्योंकि मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और सप्रेशन आ रहा है। तो ऐसे जो वीडियोस बनते हैं वो बेसिकली इनके जो नीचे के लोग हैं उनके लिए बनते हैं कि जब ये चले जाएं तो वो मोटिवेट रहें और वो इस चीज को आगे लेके जाएं। तो ये प्राइमरीली इनका उद्देश्य होता है कि जो ये मार्टर डेमोक्रेटाइजेशन, तो ये एक साइकोलॉजिकली सेल्फ जस्टिफिकेशन है। क्योंकि इसमें एक और चीज मैं जोड़ूंगा, इस बात पे आपने भी ध्यान किया होगा, जहां ये कह रहा है कि अगर आपको ये पता हो कहां पर आपकी मौत होनी है तो आप उस हिसाब से सोचने लग जाते हैं। तो ये बचपन से ही दिमाग में बैठी हुई जहनियत है जो इसकी इस बात से यहां पर नजर आ रही है। हाँ, अब आप ये देखिए जो कहां पे इसे 3 वर्ड यूज करें। एक तो यूज करा कि आपने जब मरना हो, वो डेट यूज किया, वो टाइम यूज किया, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिचुएशन। सिचुएशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो सिचुएशन बदल गई अब। जब ये, क्योंकि कब रिकॉर्ड करा गया है? जब 2900 केजी एक्सप्लोजिव पकड़ा जा चुका है, तो अब सिचुएशन बदल गई। जब पहले प्लानिंग थी, अब उस प्लानिंग की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में अलग है। तो ये अपने आप को ये कह रहा है और ये बता रहा है भाई जगह और टाइम और डेट वो सब एक तरह से फिक्स है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो ये बताने की अब सवाल एक और आता है, जैसे मैं आपको शुरू में कह रहा था, तो जब बच्चा बड़ा होता है तो चाहे वो एजुकेटेड ही क्यों ना हो, उसके दिमाग में ये सब चीजें आती है, क्योंकि स्कूलिंग जो होती है वो 7-8 साल के बाद सीरियसली शुरू होती है। तो जो घर का एनवायरनमेंट है, जो मोहल्ले का एनवायरनमेंट है, जो स्टेट का एनवायरनमेंट है, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इम्बाइब करता है। तो मैं आपके दर्शकों को एक और चीज बताना चाहूंगा, ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्प्लेंडेड स्टूडेंट, अच्छा करता होगा, वो सब अपनी जगह है। पर जब ये बड़ा हुआ, इसने एमबीबीएस का करा। अब एमबीबीएस इसने कहां से करी? आप देखेंगे श्रीनगर से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो जब बच्चा उस एज तक पहुंचता है तो उसको एक नए मेंटर्स मिलते हैं, उनको नए लेक्चरर्स मिलते हैं, तो उसकी जो बचपन की जो चीजें हैं जिसको हम कंफर्मेशन बायस कह सकते हैं, वो और पक्की हो जाती है जब वो लाइक माइंडेड सीनियर्स के साथ उठना बैठना शुरू करता है। लेकिन क्या ऐसे इंसान को बहकाना इतना आसान हो सकता है? बहुत आसान होता है। जो पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी एजुकेशन उसके पास है। देखिए, आप समझिए, वो पढ़ा लिखा अभी नहीं है, वो पढ़ लिख रहा है, तब इसकी ब्रेन वॉश उस टाइम शुरू हो गई। और जब इसने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी तो आप देखेंगे इसने कुछ हॉस्पिटल्स में काम किया। आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जब हॉस्पिटल्स में इसने काम किया एक्सपीरियंस लेने के लिए, उसके बाद व्हाट डिड ही डू? ही वेंट एज अ प्रोफेसर। अब सवाल यह कि ये प्रोफेसर ही क्यों बना? क्योंकि इसको ये मालूम था कि मेरा जो एजेंडा है वो कुछ और है, मुझे फैलाना है वो। कि एज अ प्रोफेसर आपके पास टाइम है, आप प्लान कर सकते हो। लेकिन कपिल जी, बॉडी लैंग्वेज में बहुत आपके मूवमेंट मायने रखते हैं, उससे अंदाजा लगता है कि इंसान के जहन में क्या चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से खामोश बैठा हुआ है, रुक रुक कर बात कर रहा है, और इसका एक्सेंट भी बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये एक विदेशी टोन में बात कर रहा है, जो इंग्लिश भी यहां पर बात कर रहा है, तो इससे क्या यहां पर जाहिर होता है? ये देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, जब एक आदमी साइकोपैथ या कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल बन जाता है तो उसकी एग्जैक्टली बॉडी लैंग्वेज ये होती है। उसकी आप आवाज, टोनैलिटी के अंदर आप चेंजेस नहीं देखेंगे, उसके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो आप उसमें बहुत सारी चीजें नहीं देखेंगे, और आप देखेंगे जो उसका रेट ऑफ स्पीच है और उसके वर्ड्स के अंदर इमोशंस नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा, आप लोग को ये छोटा वीडियो अभी तो मिला है, वो इसलिए मिला है, अगर इसका आई एम श्योर इसके बाद अगर पुलिस को मिलेगा, इसका एक बड़ा वीडियो होगा जो शायद 4-5-6 मिनट का हो, उसके अंदर आप इसकी फ्लुएंसी देखिएगा, सब कुछ देखिएगा, वो अलग लेवल की होगी। क्योंकि अभी जो इसकी आई मूवमेंट है, जैसे नीचे देख रहा है, ऊपर राइट आई ऊपर जा रही है, फिर लेफ्ट जा रही है, ये नाक को ऐसे कर रहा है, ये बेसिकली अभी चीजें सोच रहा है और कि मैंने कैमरा में क्या बोलनी है। इसलिए आप देखेंगे बीच में से कोई खिड़की की तरफ भी कैमरा किया था, इसलिए छोटा। अब ऐसे आदमी के लिए ये वाली चीज बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, कोल्ड ब्लडेड जब आदमी हो जाता है उसमें कोई रिग्रेट नहीं होता, उसमें कोई फीलिंग ऑफ गिल्ट नहीं होती, क्योंकि उसके लिए जो एक दिमाग में एक पर्पस बन गया है। इस आदमी का पर्पस क्या था? मैंने ब्लास्ट करना है। तो यही इसकी मुहिम थी। तो इसने अब ये जाते जाते इसने कहा कि भाई अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो व्हाई नॉट आई स्टार्ट विद माई सेल्फ। तो देखिए, ये वो वीडियो है जो सामने आया है इस आतंकी का, उमर का, जिससे बहुत सारी चीजें यहां पर समझ में आ रही हैं। अब एजेंसीज इसको एनालाइज करेंगी और समझेंगी कि आखिर इसके पीछे किस इरादे के साथ ये वीडियो को रिकॉर्ड करा था। बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका मैसेज जुड़ने के लिए और इसकी बॉडी लैंग्वेज को, इस तरह के लोगों की शख्सियत को यहां पर समझाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर के मददगार जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश का नया फोटो सामने आया है। जासिर बिलाल को कल एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। उस पर डॉक्टर उमर को तकनीकी मदद मुहैया कराने का आरोप है।
जासिर को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया। तो आतंकी डॉक्टर उमर का प्रमुख मददगार इसे माना जा रहा है। एनआईए ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, जो कि कोर्ट की तरफ से ग्रांट कर दी गई है। अब माना जा रहा है कि तमाम सवालों के जवाब अगर जासिर देता है तो कई तरह के जो अनसुलझे पहलू हैं इस पूरे मामले के, वो सुलझ सकते हैं। और आतंकी उमर के मददगार जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश का ये जो नया फोटो है वो सामने आया है। जासिर बिलाल को कल एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। और दिल्ली धमाके को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। आतंकियों की साजिश को लेकर बहुत बड़ा हमला करने की बात सामने आ रही है। ये हमले ड्रोन और रॉकेट से करने की साजिश थी। कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की साजिश बनाई जा रही थी। एनआईए ने उमर के सहयोगी को जासिर बिलाल उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है, जो ड्रोन और रॉकेट बनाने में माहिर था। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रोन से हमले की थी साजिश। ड्रोन और रॉकेट किए जा रहे थे तैयार। फेल हो गया नापाक हमले का पूरा प्लान। 10 नवंबर की शाम को लाल किले के पास हुए बम धमाके से दिल्ली दहल गई थी, लेकिन आतंकियों की साजिश और भी बड़ा हमला करने की थी। साजिश थी कि हमले ड्रोन और रॉकेट से किए जाएं। हमास की तरह ड्रोन से हमला करना चाहते थे आतंकी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे, लेकिन इस नापाक हमले का पूरा प्लान फेल हो गया। एक और गिरफ्तारी के बाद लाल किला बम धमाके मामले में एनआईए ने एक और बड़ा आतंकी धर दबोचा है। धमाके में शामिल आतंकी उमर के एक बेहद अहम सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तार आरोपी का नाम है जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश। दानिश जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीकुंड इलाके का रहने वाला है। एनआईए की टीम ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। जासिर हमास की तर्ज पर भारत में हमले करने की फिराक में था और वो लगातार ड्रोन को मॉडिफाई करके उनमें हथियार या गोला बारूद लगाने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही वो एक रॉकेट लॉन्चर भी तैयार करने की कोशिश कर रहा था। जासिर पहले से पकड़े गए डॉक्टर आदिल अहमद का पड़ोसी है और लगातार आदिल और उमर के संपर्क में था। एनआईए की जांच में दिल्ली धमाकों से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एनआईए के मुताबिक जासिर उर्फ दानिश तकनीकी मदद में साथ दे रहा था। दानिश आतंकी वारदातों के लिए तकनीकी मदद करता था। दानिश ड्रोन और रॉकेट बनाने में माहिर था। दानिश ड्रोन मॉडिफाई करता था ताकि हमले में इस्तेमाल किया जा सके। दानिश रॉकेट बनाने की कोशिश भी कर रहा था। हमले की योजना बनाने में भी दानिश की सक्रिय भूमिका थी। दानिश आतंकी डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहा था। आतंकी उमर नबी के साथ मिलकर दानिश ने इस हमले की तैयारी की थी। दानिश उमर नबी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी था। हमले की साजिश के हर चरण में दानिश शामिल था। जैश और अंसार गजावतुल हिंद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा था। दानिश आतंकी डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल का पड़ोसी था। अगर अंजाम देना भी था तो जिस तरीके से यूक्रेन का ऑपरेशन था स्पाइडर्स वेब, उस तरीके से यस अंजाम दे सकते थे कि किसी ट्रक के अंदर लैस काफी ड्रोन्स को एक ही टाइम पे ऑटोनॉमस तरीके से लॉन्च करके हमारे एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन या फिर बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड पब्लिक प्लेसेस या फिर जैसे कुंभ का मेला है, पर ये मुमकिन है, पर इसके लिए आपको काफी बड़ी जगह और पूरे टाइम बिजली और कनेक्टिविटी, इंटरनेट, इन सारी चीजों की मतलब रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें मन में रखनी पड़ेंगी। एनआईए ने एक दिन पहले ही उमर के एक और साथी को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम आमिर राशिद अली था। अब उमर के करीबी दानिश की भी गिरफ्तारी के बाद भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर तबाही की पूरी साजिश बेनकाब हो रही है। एनआईए की जांच में दानिश टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपर्ट बताया जा रहा है।
वो ड्रोन को बड़े हमलों के लिए हथियार के तौर पर तैयार कर रहा था। उसकी जिम्मेदारी ऐसे ड्रोन हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग करने की थी। दानिश ऐसे हमलों के लिए उमर के जरिए अन्य आतंकी डॉक्टरों को इस नेटवर्क से जोड़ने वाला था। जिस तरह से अब दिल्ली के धमाके मामले में ड्रोन से हमले की साजिश की बात सामने आई है और ये पता चला है कि कैसे गिरफ्तार दानिश ड्रोन को मॉडिफाई करता था ताकि उसे आर्म्ड ड्रोन यानी हथियार वाले ड्रोन में तब्दील किया जा सके, उससे ये साफ है कि आतंकियों की साजिश हमास जैसे हमले करने की थी। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजराइल में घुसकर आतंकी हमला किया था। हमास की खूंखार नुखबा फोर्सेज ने करीब 6000 लड़ाकों के साथ इजराइल के 119 ठिकानों पर धावा बोला था। 1000 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन अटैक किए थे। बॉर्डर की दीवारों को तोड़कर लड़ाके घुस गए थे। ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ इजराइल पर किया गया हमास का हमला था जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, पैराशूट से आए थे, गोलियां चलाई थीं, रॉकेट लॉन्चर दागे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में लाल किले के पास आतंकी हमला जिसमें कार को बम से उड़ा दिया। ये दोनों तस्वीरें साथ दिखाने का मकसद यही है कि डॉक्टर टेरर यानी व्हाइट कोट वाले आतंकी मॉड्यूल की सोच हमास वाली थी, क्योंकि अब जांच में ड्रोन से हमला करने की साजिश की बात सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच हुए युद्ध में भी ड्रोन से कई हमले किए गए। कई बार रूस की तरफ से यूक्रेन पर ड्रोन दागे गए। ये हमले तस्वीरों में भी कैद हुए, जिनसे पता चलता है कि ड्रोन से किए गए हमले कितने घातक होते हैं। अगर ताज़ा हमले की बात करें तो हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर 135 ड्रोन से हमला बोला, जिसमें यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ। इस महीने यानी नवंबर में रूस यूक्रेन पर करीब 1200 ड्रोन से हमला कर चुका है और इससे जुड़ी तस्वीरों में ड्रोन हमलों की भयावहता साफ नजर आई है। दिल्ली धमाके को लेकर एजेंसी अभी भी इस पूरे नेटवर्क को उजागर करने में जुटी है। कई टीमें अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही हैं। कई संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। जांच का मकसद हर उस शख्स तक पहुंचना है जिसने इस आतंकी साजिश में कोई भी भूमिका निभाई हो। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली धमाके को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। इसका मुंबई कनेक्शन भी सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में 3 अलग अलग जगहों से 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ये लोग एक खास मोबाइल ऐप के जरिए दिल्ली धमाके में शामिल आरोपियों के संपर्क में थे। हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों संपन्न परिवार से हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई कनेक्शन भी अब सामने आया है। खास किस्म की ऐप के जरिए आपस में ये बातचीत करते थे। मुंबई से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्र बड़ी जानकारी बता रहे हैं। ये भी सामने आया है कि तीनों संपन्न परिवार से हैं। देख रहे हैं इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। दिल्ली कार धमाके को 8 दिन हो गए हैं और इस मामले में एनआईए, ईडी समेत तमाम जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। 8 दिन में जांच से जुड़े कई एंगल सामने आए हैं। बड़ी साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज, नए वीडियो सामने आ रहे हैं और 8 दिन में इस धमाके को लेकर 8 बड़े खुलासे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। 10 नवंबर शाम 6:52 दिल्ली के लाल किला इलाके में जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके को 8 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान जांच एजेंसियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। शुरुआती जांच से लेकर तकनीकी साक्ष्यों तक एनआईए और पुलिस की टीम ने एक एक कड़ी को जोड़ते हुए आतंकी साजिश की पूरी तस्वीर सामने ला दी है। इन 8 दिनों के 8 बड़े खुलासे एक एक करके आपको बताते हैं। न ही ये कोई दुर्घटना थी, न ही घबराहट में किया गया धमाका, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया सुसाइड अटैक था। उमर ने I-20 कार उस समय उस जगह रोकी जहां भीड़ ज्यादा होती है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर धमाका करने से पहले पूरी तैयारी के साथ वो दिल्ली में घूम रहा था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि उमर ने अपने जूते में विस्फोटक फिट कर रखा था, ठीक उसी पैटर्न पर जिसे दुनिया में शू बॉम्बर कहा जाता है। एनआईए ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि उमर ही इस हमले का सुसाइड बॉम्बर था। उसके शव, कपड़ों और कार के मलबे से मिले सबूत इस दावे को मजबूत करते हैं।
जांच में पता चला कि इस हमले की साजिश उमर और उसके साथी आमिर ने मिलकर रची थी। दोनों लंबे समय से संपर्क में थे और लगातार लोकेशन बदलते हुए प्लान को फाइनल कर रहे थे। जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो आमिर के नाम से रजिस्टर्ड थी। ये बात सामने आने के बाद जांच की दिशा और साफ हुई कि उमर और आमिर दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे। ये सामने आ रहा है कि उमर शाहीन और मुजम्मिल यूनिवर्सिटी को अपने आतंकी प्लान का अड्डा बना चुके थे। बिल्डिंग नंबर 17 और कमरा नंबर 13 में सारी प्लानिंग होती थी। ये 13 नंबर कमरा पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल का था और यहाँ दूसरे आतंकी डॉक्टर्स के साथ वो मीटिंग किया करता था। जानकारी के मुताबिक लाल किला विस्फोटक के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए। ये पैसे उमर को सौंपे गए थे। एजेंसियों के अनुसार बाद में उन्होंने नूह से आईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके उर्वरक खरीदा था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी विदेशी हैंडलर से इनक्रिप्टेड रूट के जरिए बात करते थे। अमोनियम नाइट्रेट ऑक्साइड फ्यूल ऑयल से जो ये विस्फोटक तैयार करते थे, इनको कोड वर्ड में लिखा करते थे। आतंकी डॉक्टर विस्फोटक को शिपमेंट और पैकेज लिखा करते थे। इनके फोन से ये कोड वर्ड बरामद हुए हैं। एनआईए सहित अन्य जांच एजेंसी इस केस की पड़ताल में दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, यूपी सहित कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। साथ ही इस केस में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल सहित अन्य के बीच हुई बातचीत को भी खंगाल रही है। जांच में ये पता चला है कि इन सभी के बीच टेलीग्राम पर बात होती थी। डॉक्टर शाहीन को उसके साथी मैडम सर्जन कहकर पुकारते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली धमाके को लेकर जिस तरह के खुलासे रोज सामने आ रहे हैं, उनसे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आतंकियों ने साजिश के लिए बहुत बड़ा प्लान किया था। जूते से लेकर खतरनाक विस्फोटक तक, कार से लेकर सुसाइड बॉम्बर तक, आतंकियों ने साजिश के कई हथियारों की योजना बनाई थी। साजिश के तार, आतंक के कितने हथियार। अब आपको उन हथियारों के बारे में बताते हैं जिसकी प्लानिंग आतंकियों की तरफ से लंबे वक्त से की जा रही थी। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। आतंकी अपने मंसूबे में थोड़ा कामयाब जरूर हुए, लेकिन जिस बड़े हमले की फिराक में थे वो मंसूबा पूरा न हो सका। सुसाइड बॉम्बर, ड्रोन से हमले की साजिश, रॉकेट बनाने की तैयारी, शू बॉम्बर, बारूदी कार और कोड वर्ड का इस्तेमाल। साजिश का सबसे पहला हथियार सुसाइड बॉम्बर। दिल्ली धमाका एक आत्मघाती हमला था, ये बात एजेंसियां पहले ही साफ कर चुकी हैं। उमर नबी जो धमाके वाले दिन i-20 कार चला रहा था, वो खुद सुसाइड बॉम्बर था। दिल्ली धमाके में सामने आई आत्मघाती हमले की ये बात एक बड़ी साजिश थी। दूसरा हथियार ड्रोन। एनआईए ने जब आत्मघाती हमलावर उमर के करीबी दानिश को पकड़ा तो सामने आया कि ड्रोन से हमले की तैयारी की जा रही थी। ठीक उसी तरह जिस तरह आतंकी संगठन हमास ने ड्रोन से तबाही मचाई। दानिश ड्रोन बनाने में माहिर था। उमर का बेहद करीबी सहयोगी दानिश तकनीक से जुड़ी हर मदद इस हमले के लिए कर रहा था। तीसरा हथियार रॉकेट। एनआईए की जांच में यह भी बात सामने आई है कि गिरफ्तार हुआ दानिश रॉकेट बनाने की भी तैयारी कर रहा था। इस हमले को बेहद खतरनाक बनाने के मकसद से आतंकी हर कोशिश में लगे हुए थे और हर तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। चौथा हथियार शू बॉम्बर। सुरक्षा एजेंसियों के पुख्ता सूत्रों से एनडीटीवी को पता चला
कि जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। I-20 कार में ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ, जिसमें एक मेटल नुमा पदार्थ मिला। जांच में ये सामने आया कि इससे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। TATP यानी मदर ऑफ शैतान के ट्रेसेस उस जूते से भी मिले हैं। पांचवां हथियार बारूदी कार। ऐसा माना जा रहा है कि उमर और दानिश ड्रोन, रॉकेट और कार बम की हमास जैसी साजिश कर रहे थे। जब ड्रोन और रॉकेट की साजिश असफल हो गई तो बारूदी कार का इस्तेमाल किया गया, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और TATP जैसे खतरनाक विस्फोटक थे। छठा हथियार हमले की साजिश में कोड वर्ड का इस्तेमाल। जांच में यह भी सामने आया कि उमर, मुजम्मिल, शाहीन और आदिल टेलीग्राम पर एक दूसरे से कोड वर्ड में बात करते थे। विस्फोटक सामग्री के लिए बिरयानी और किसी खास कार्यक्रम के लिए दावत जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करने के बाद जो मैसेज किया गया वो था, बिरयानी तैयार है, अब दावत के लिए तैयार हो जाओ। तो आतंकियों ने साजिश के ये इतने हथियार तैयार कर रखे थे। सुसाइड बॉम्बर, ड्रोन, रॉकेट, शू बॉम्बर, बारूदी कार और कोड वर्ड। इन सभी बिंदुओं से पता चलता है कि आतंकी और भी बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन कुछ अहम गिरफ्तारियों के चलते आतंकियों के ये मंसूबे विफल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। ये सामने आ रहा है कि आतंकी ड्रोन और मिनी रॉकेट के जरिए हमले का प्लान बना रहे थे, जैसा कि हमास जैसे संगठन करते हैं। आखिर ड्रोन और ये मिनी रॉकेट क्यों इस्तेमाल करना चाहते थे, हमने एक एक्सपर्ट से इस बारे में बात की। इस तरह के जो ड्रोन्स हम इस वक्त देख रहे हैं, इस तरह के ड्रोन्स का या इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है आतंकवादी ग्रुप हमास द्वारा, या हम देख रहे हैं कि ये जैश से जुड़े हुए आतंकी थे, इन्होंने भी इसका इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे, क्यों? क्योंकि ये जो है, देखिए, बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड, ऑलमोस्ट 300-350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक उड़ सकते हैं। इनका जो डिटेक्शन का सिग्नेचर होता है वो बहुत छोटा होता है, तो इसको डिटेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। प्लस ये पोर्टेबल रहते हैं किसी भी नेचर में, तो आप कहीं भी इसको ईजिली जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। इसकी यदि हम बात करें तो ये कैसे काम करता है और कितनी दूर तक ये जा सकता है? देखिए, ये इसके साथ में ये लॉन्चर होता है, न्यूमेटिक लॉन्चर इसको कहते हैं। ये लॉन्चर है इसका? हाँ जी, न्यूमेटिक लॉन्चर होता है। ये कंप्रेस्ड एयर से इसको लॉन्च करता है। प्लस वंस इट इज़ लॉन्च्ड, आप इसके ऑलमोस्ट 15 to 20 किलोमीटर्स और इवन 25 किलोमीटर्स तक पहले से टारगेट डिफाइन करके इसको लॉन्च कर सकते हैं। 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ जी, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और इस साइज़ का कोई भी लॉयटरिंग म्यूनिशन लगभग 1.5 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक का वेट या वॉरहेड भी लेके जा सकता है। इस तरह के जो रॉकेट्स बनाए जाते हैं या ड्रोन्स को जिसमें एक्सप्लोजिव फिट किया जाता है, इसमें एक्सप्लोजिव की मात्रा भी भारी भरकम फिट की जा सकती है, और इस तरह के ड्रोन्स आप कितने एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, आप जब आपके पास में एक लॉन्चर है, उस सिम एक लॉन्चर से आप मल्टीपल तरह के इस तरह के रॉकेट्स को आप लॉन्च कर सकते हैं। मतलब केवल ये लॉन्चर चाहिए आपको और ये आपको मल्टीपल रॉकेट चाहिए जो लॉन्च करेगा इसे? हाँ जी, एक लॉन्चर से आप मल्टीपल तरह के रॉकेट्स को लॉन्च कर सकते हैं, और ये किसी भी चीज़ को देख के उस टारगेट को लॉक करते हुए, भले वो मूविंग टारगेट है या फिर फिक्स टारगेट है, उसको लॉक करके उस टारगेट को फॉलो करके जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या इसे लॉक भी करना पड़ता है टारगेट के लिए? मान लीजिए कि इसे 10 किलोमीटर दूर कहीं बिल्डिंग पे गिराना है, तो क्या इसे लॉक करने की ज़रूरत होती है या फिर ये कहीं पर भी जाकर ब्लास्ट हो जाता है? नहीं, इसको पहले किसी भी जो भी आपका सिलेक्टेड टारगेट है उस टारगेट के लिए लॉक करा जाता है और उस टारगेट पे जाके ये ब्लास्ट हो जाता है। हमने ऐसा सुना है कि जो हमास जिस तरह के अटैक करता है पारस, वो टारगेटेड अटैक नहीं होते, वो एक साथ 10, 15, 25, 30 इस तरह के अटैक्स करता है, रॉकेट छोड़ता है, तो वो कैसे किया जाता है? जी, मल्टीपल एक के बाद एक आप इसमें जैसे ही लॉन्च होता है तो आप इमीडिएटली दूसरा रॉकेट लगा के दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। सो आप बहुत कम शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सारे ड्रोन्स अलग अलग टारगेट्स पे आप सेंड कर सकते हैं। मतलब एक लॉन्चर आपको चाहिए है और एक टाइम पे आप कई सारे ड्रोन्स या रॉकेट्स छोड़ सकते हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल।
इनको आप बिना लॉन्चर के सिर्फ हैंड से भी फेंक के आप इनको जो है लॉन्च कर सकते हैं। तब भी ये ब्लास्ट हो जाएगा? हाँ जी। इसके बारे में बताइए, आप बता रहे थे इसमें पेलोड होता है और ये भी कहीं भी ड्रॉप हो सकता है। जी, इस तरह के ड्रोन्स जो है पेलोड कैरिंग ड्रोन्स कहते हैं इनको। ये ऑलमोस्ट आप मानिए 10 किलोग्राम से लेके 20, 30 और 50 किलोग्राम्स तक की किसी भी पेलोड को कैरी कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। इनकी रेंज लगभग आप 10 किलोमीटर तक की होती है और एंड्योरेंस ऑलमोस्ट आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक की एंड्योरेंस इनकी रहती है। और इस तरह के इक्विपमेंट को आप कोई भी चीज़ पे माउंट करके किसी भी लोकेशन पे ड्रॉप कर सकते हैं। खुद ही विस्फोट हो सकते हैं क्या ये? यदि उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं तो एक्सप्लोजिव लगा के खुद भी विस्फोट हो सकते हैं, सुसाइड बॉम्ब या सुसाइड ड्रोन जिसे हम कहते हैं? हाँ बिल्कुल, सुसाइड ड्रोन्स इस तरह के ड्रोन्स को कहते हैं। एंड हम लोग इस तरह के जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस तरह के प्रोडक्ट्स पे करते हैं फॉर नेशनल सिक्योरिटी। एंड बट अगर गलत लोगों के हाथ में लगता है तो डेफिनेटली जो है ये इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाना इतना आसान नहीं है। इनको बनाने के लिए एक बहुत अच्छी टीम की रिक्वायरमेंट रहती है। आखिरी सवाल, यदि दिल्ली में इस तरह की घटना होती तो कितना नुकसान हो सकता था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के अटेम्प्ट वो करने तो वाले थे लेकिन नाकामयाब हुए और इसीलिए उन्होंने कार ब्लास्ट को अंजाम दिया। लेकिन फिर भी तमाम जिस तरह के ड्रोन्स और रॉकेट, इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट हम आपके पीछे देख रहे हैं, हमास तरह के अटैक्स, हमास इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है या फिर हम कहें रॉकेट का इस्तेमाल करता है, इनका इस्तेमाल किया जाता तो कितनी हानि पहुंचती? देखिए, इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करके काफ़ी बहुत प्रिसाइजली किसी भी टारगेट को जो है डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। हालांकि हम लोग इस चीज़ को देख के बहुत खुश हैं कि हमारा देश इस तरह के अटैक्स से अपनी सिटीज़ को बचाने के लिए जो काउंटर मेजर्स लगाने चाहिए वो काउंटर मेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एंड सिर्फ बॉर्डर्स पे ही नहीं, अब हमारी सिटीज़ को भी उतनी सुरक्षा की ज़रूरत है जिस तरह की टेक्नोलॉजी अभी बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से इवॉल्व हो रही है। तो इस तरह के सिस्टम्स डेफिनेटली किसी भी सिटी को और वहाँ के लोगों को बहुत सुरक्षा पहुँचाने के लिए यूज़फुल रहने चाहिए।